हेलो एवरीवन, आज हम बायोलॉजिकल रिवीजन सीरीज का चैप्टर नंबर 12 रेस्पिरेशन वाला चैप्टर कवर करेंगे। तो इसमें हम देखते हैं कि रेस्पिरेशन और ब्रीथिंग में क्या डिफरेंस होता है। तो ब्रीथिंग बेसिकली क्या होता है, गैसेस एक्सचेंज के प्रोसेस को हम ब्रीथिंग कहते हैं। रेस्पिरेशन का मतलब होता है कि जैसे हमने O2 जो होता है वो हम O2 जो है होता है वो हम लेते हैं, तो कॉम्प्लेक्स जो मॉलिक्यूल्स होता है उसका ऑक्सीडेशन होता है और उससे हमारी एनर्जी रिलीज होती है, जो कि एटीपी के फॉर्म में स्टोर होते हैं। तो इन फ्यूचर हमें कभी भी जरूरत होती है तो उस एटीपी की फॉर्म में जो होती है हम यूज कर सकते हैं। तो उसमें तो ये होता है। अब जो हमारा ब्रीथिंग और रेस्पिरेशन का जो प्रोसेस होता है वो काफी ज्यादा रिलेटेड होता है। फिर आता है कि हमारा जो रेस्पिरेशन होता है सब करते हैं, और लाइक सारे माइक्रोब्स करते हैं और सारे जो छोटे से लेके बड़े ऑर्गेनिज्म सब करते हैं, क्योंकि सभी को अपने लाइफ प्रोसेसेस को करने के लिए एनर्जी चाहिए होती है, और वो एनर्जी हमें रेस्पिरेशन के प्रोसेस से ही मिलती है। उसके बाद जैसे हमने देखा था कि जो प्लांट्स होते हैं उसको उनके पास ना रेस्पिरेटरी ऑर्गन्स नहीं होते हैं, जैसे उनके पास स्टोमेटा और लेंटिकल्स होते हैं। और उसके बाद जैसे हमने देखा था कि जैसे फोटोसिंथेसिस जो होती है यूकैरियोट्स में हमारे साइटोप्लाज्म में होती है, और जैसे कि हमारे रेस्पिरेशन जो होती है वो हमारे यूकैरियोट्स में फोटोसिंथेसिस जो होती है यूकैरियोट्स में क्लोरोप्लास्ट में होती है, और रेस्पिरेशन जो होती है यूकैरियोट्स में साइटोप्लाज्म माइटोकॉन्ड्रिया में हो जाती है। उसके बाद जैसे हमने देखा था कि जो वो होते हैं प्लांट्स होते हैं उनके पास रेस्पिरेटरी ऑर्गन्स क्यों नहीं पाए जाते। तो इसका ये रीजन होता है कि सबसे पहले तो क्योंकि जो प्लांट के सारे पार्ट्स होते हैं वो खुद ही अपना अपना हिसाब रखते हैं, कि मतलब अपने लिए रेस्पिरेशन का खुद से इंतजाम कर लेते हैं, है ना। उसके बाद दूसरा ये होता है कि जैसे एनिमल्स होते हैं वो वॉक करते हैं, मूवमेंट शो करते हैं, इस वजह से उन्होंने हाई रेस्पिरेटरी रेट चाहिए होता है, पर ऐसा प्लांट्स को जरूरी नहीं होता है, तो इस वजह से उनके पास ऐसा स्पेशलाइज कोई है नहीं। फिर उसके बाद आता है जो हमारा फोटोसिंथेसिस हो गया, वो हमारे ग्रीन प्लांट ही करते हैं, और ग्रीन प्लांट में भी ग्रीन पार्ट ही होते हैं जो फोटोसिंथेसिस करते हैं। उसके बाद जैसे हमने देखा था कि जो यंग स्टेम्स होती है उसमें तो रेस्पिरेशन वगैरह हो जाते हैं, वो तो अपने अपने काम कर लेती है ना। उसके बाद जब वो स्टेम्स होते हैं वो बाग्स में कन्वर्ट हो जाते हैं या ट्रीज में कन्वर्ट हो जाते हैं, तब क्या होता है कि हमारा लेंटिकल्स होते हैं वो प्रेजेंट होते हैं बाग्स में, और वो अपना जो होता है रेस्पिरेशन या गैसेस एक्सचेंज वो करते हैं। उसके बाद हमने देखा था कि जैसे इसमें आते कुछ रेस्पिरेटरी सबस्ट्रेट्स जैसे कि हमारे कार्ब्स आ गए, फैट्स हो गए, प्रोटीन्स हो गए, हमारे रेस्पिरेटरी सबस्ट्रेट्स हो जाते हैं। यानी कि ऐसे मॉलिक्यूल्स है जिनको ऑक्सीडेशन करने से हमें एटीपी मिलती है, एनर्जी मिलती है। उसके बाद जैसे हमने देखा था कि रेस्पिरेटरी सबस्ट्रेट होते हैं वो प्योर प्रोटीन है, प्योर फैट्स नहीं हो सकते। उसके बाद जैसे इसमें देखा था कि जो कार्बन और कार्बन के बीच में जो बॉन्ड होती है उसी के अंदर हमारी एटीपी को, एनर्जी को स्टोर किया जाता है। तो इन फ्यूचर हमें जब भी जरूरत होती है तो इन बॉन्ड को तोड़ा जाता है और उससे हमारी एनर्जी यील्ड होती है, वो हम यूज कर लेते हैं। उसके बाद देखा था कि जो हमारा रेस्पिरेशन का पूरा प्रोसेस होता है ना, जिसमें हम कॉम्प्लेक्स मॉलिक्यूल को तोड़ते हैं इनटू वेरी सिंपल मॉलिक्यूल्स या एनर्जी में जो तोड़ते हैं, तो ये जो पूरा स्टेप होता है ये बहुत ही स्लो होता है, बहुत छोटे छोटे स्टेप्स में होता है। वो इस वजह से होता है क्योंकि अगर इसे एक ही स्टेप्स में तोड़ा जाए, यानी कि ग्लूकोज को अगर एक ही स्टेप में तोड़ा जाए तो वो बहुत सारी एनर्जी जो होगी वो रिलीज होगी, पर बहुत सारी एनर्जी में से बहुत कम ही एनर्जी जो होगी वो एटीपी के लिए यूज की जाएगी, और बाकी सारी तो उड़ जाती है। इस वजह से इन्हें बहुत थोड़े थोड़े या छोटे छोटे स्टेप्स में तोड़ा जाता है। उसके बाद जैसे हमने देखा था सबसे पहला था हमारा ग्लाइकोलाइसिस, जो कि यूनिवर्सल पाथवे होता है। इसे यूनिवर्सल इसलिए कहा जाता है क्योंकि ये सभी ऑर्गेनिज्म में होता है, चाहे वो एरोबिक हो चाहे वो एनारोबिक हो, तो ये सभी में होता है। अब एरोबिक में तो ग्लाइकोलाइसिस के बाद और भी बहुत सारे प्रोसेस आते हैं, जैसे कि ग्लाइकोलाइसिस होगा, फिर हमारा एसिटाइल कोलिन बनता है, फिर हमारा ट्राई कार्बोक्सिलिक एसिड बनता है, यानी क्राब साइकिल में जाता है, टीएटीएस बनता है, और बहुत कुछ होता है। पर जो एनारोबिक होता है उसमें सिर्फ ग्लाइकोलाइसिस होता है, उसके बाद उनका पेट होता है, मतलब फर्मेंटेशन वगैरह हो जाता है, और उसके बाद उनका रेस्पिरेशन वहीं पे खत्म हो जाता है। यानी ग्लाइकोलाइसिस जो है वो एरोबिक और एनारोबिक दोनों में पाया जाता है, इस वजह से यूनिवर्सल कहा जाता है। और इसे एएमपी पाथवे भी कहा जाता है क्योंकि एम्बेडेड, मेयरहॉफ और पास्चर्स के ये तीन साइंटिस्ट होते हैं, इन्होंने ग्लाइकोलाइसिस जो पाथवे है उसको खोजा था। तो इस ग्लाइकोलाइसिस में बेसिकली क्या होता है कि हमारा सबसे पहले जो वो होता है सुक्रोज होता है, वो टूटता है इनटू ग्लूकोज और फ्रुक्टोज, और वो जो फ्रुक्टोज होता है वो भी हमारे ग्लूकोज के अंदर ही कन्वर्ट हो जाता है। तो ग्लूकोज जो होता है वो हेक्सोकाइनेज की मदद से ग्लूकोज 6 फॉस्फेट में कन्वर्ट होता है। अब यहाँ पे हमारे एक एटीपी जो होता है वो यूज होता है। उसके बाद हमारे ग्लूकोज 6 फॉस्फेट से आइसोमेरेज एंजाइम की मदद से फ्रुक्टोज 6 फॉस्फेट बनता है।
फिर फ्रुक्टोज 6 फॉस्फेट से फ्रुक्टोज 1,6 बिस फॉस्फेट बनता है, यहाँ पे भी एक एटीपी यूज होता है। उसके बाद हमारे फ्रुक्टोज 1,6 बिस फॉस्फेट से हमारे दो बनते हैं मॉलिक्यूल 3 कार्बन के। एक तो हमारा ग्लिसरिक एसिड 3 फॉस्फेट और एक होता है हमारा ड्राई हाइड्रोक्सी एसीटोन फॉस्फेट। फिर यहाँ पे एक हमारा NaDH हमें मिलता है। उसके बाद फिर हमारा 3 PG और 3 PG यानी कि 3 फॉस्फोग्लिसरिक एसिड जो होता है उससे हमारा बनता है 1,3 बिस फॉस्फोग्लिसरिक एसिड होता है ना, उससे हमारा बनता है 3 फॉस्फोग्लिसरिक एसिड और उससे फिर हमारा एक ATP हमें एक मिलता है। उसके बाद फिर वो हमारा 3 फॉस्फोग्लिसरिक एसिड बनता है। उसके बाद हमारा 2 फॉस्फोग्लिसरेट, फिर उसमें से वाटर रिलीज होता है और फिर फॉस्फोइनोल पायरुवेट बनता है और उसके बाद हमारा पायरुविक एसिड बन जाता है। यहाँ पे भी एक ATP जो होता है हमें मिलता है। अभी दोनों साइकिल चल रही होती है तो टोटल ATP हमारे यूज होते हैं इस प्रोसेस में 2 और मिलते हैं हमारे को 4 और NaDH भी हमारे को 2 ही मिलते हैं इसमें, इस पूरे प्रोसेस में। और NaDH क्या होता है, NaDH से हम जब लास्ट में ADH वाले सिस्टम में जाते हैं तो उससे हमारे को 3 ATP मिलते हैं और FADH2 से हमारे को 2 ATP मिलता है। उसके बाद फिर हमने देखा था कि फेट ऑफ पायरुवेट, ये ग्लाइकोलाइसिस जो प्रोसेस होता है ये हमारे साइटोप्लाज्म में चल रहा होता है और जो फेट ऑफ पायरुवेट होता है यानी आगे कहाँ कहाँ जाएगा वो भी हमारे साइटोप्लाज्म में ही होता है। अब ग्लाइकोलाइसिस के बाद क्या होता है कि ये फॉस्फोग्लिसरिक एसिड बन गए। अब एरोबिक में तो आगे पूरी प्रोसेस चलती रहेगी अभी, है ना। एनारोबिक में होती है फर्मेंटेशन। फर्मेंटेशन में भी दो चीजें बनती है, तो CO2 प्लस इथेनॉल और एक हमारा बनता है लैक्टिक एसिड। CO2 प्लस इथेनॉल को दो एंजाइम कैटालाइज करते हैं, एक तो हमारा पायरुवेट डी कार्बोक्सिलेज और अल्कोहल डिहाइड्रोजिनेज, और जो हमारा लैक्टिक एसिड होता है उसे कैटालाइज करते हैं लैक्टेट डिहाइड्रोजिनेज। और इन दोनों ही प्रोसेस में एक एक NaDH जो होता है वो यूज किया जाता है, ये आपको डायग्राम में देखने को मिल सकता है। उसके बाद फिर हमने देखा था फेट और पायरुवेट के बाद फिर इसमें देखा था जैसे कि जो एनारोबिक कंडीशंस होती है उसमें ग्लूकोज एनर्जी रिलीज करता है, उससे भी 7% ही एनर्जी रिलीज होती है और उससे भी 7% जो एनर्जी रिलीज होती है ग्लूकोज से उसमें भी बहुत ही कम एनर्जी इन्हें ATP के फॉर्म में मिलती है। उसके बाद जैसे कि ईस्ट जो होता है वो 13% से अगर एक्स्ट्रा पाया जाए तो फिर ये खुद ही के लिए अपना पॉइजनस हो जाता है। उसके बाद फिर हमने देखा था एरोबिक रेस्पिरेशन में क्या होता है कि हमारा जो ग्लूकोज में से जो पायरुवेट जो यानी कि पायरुविक एसिड जो हमें मिला था उसे साइटोप्लाज्म से माइटोकॉन्ड्रिया में लेकर आया जाता है। उसके बाद जैसे कि हमारे जो पायरुवेट होता है ये हमारा NAD+ से और मैग्नीशियम से, पायरुवेट डिहाइड्रोजनेज से और हमारा कोएंजाइम से या कोलिन से, इन सब से बनाता है हमारा एक तो एसिटाइल कोलिन बना लेता है और एक CO2 बनाता है, वाटर बनाता है, एनर्जी रिलीज करता है और NADPH+H+ रिलीज कर देता है। ये सारी चीजें जो होती है वो माइटोकॉन्ड्रिया में चल रही होती है। उसके बाद आती है हमारी ट्राई कार्बोक्सिलिक एसिटिक एसिड साइकिल, जिसे हम क्राफ्ट साइकिल भी कहते हैं। इसमें क्या होता है कि सबसे पहला प्रोसेस तो ये होता है कि हमारा जो एसिटाइल कोलिन होता है वो ऑक्सिलिक एसिटिक एसिड जो कि 4 कार्बन का होता है उसके साथ बाइंड करता है और सिट्रिक एसिड हील करता है, वाटर भी इसमें रिलीज होता है। और इसमें क्या हो रहा होता है कि हमारे कोलिन का एक जो मॉलिक्यूल होता है वो भी रिलीज होता है और इसमें एंजाइम यूज किया जाता है सिट्रेस सिंथेज वाला। उसके बाद इसमें पूरी क्राफ्ट साइकिल में कौन कौन से कंपोनेंट आते हैं, पहले तो होता है सिट्रेट, फिर आता है सिट्रेट एकोनेटेट, फिर आता है आइसोसिट्रेट, अल्फा कीटोग्लूटारिक एसिड, सक्सिनल कोएंजाइम, फिर सक्सिनिक एसिड, फ्यूमरेट, मैलिक और ऑक्सैलिक एसिटिक एसिड। जो हमारे सिट्रेट और सिट्रेट एकोनेटेट और सिट्रेट आइसोसिट्रेट होते हैं तीनों ही हमारे 6 कार्बन के होते हैं। और फिर हमारा जो अल्फा कीटोग्लूटारिक एसिड होता है वो 5 कार्बन का होता है, बाकी सारे हमारे 4 कार्बन के होते हैं। तो हमारा सिट्रिक एसिड से जब हमारा अल्फा कीटोग्लूटारिक एसिड जब होता है तो उसमें एक जो हमारा CO2 रिलीज होता है और एक हमारा NADH मिलता है हमें, है ना। उसके बाद अल्फा कीटोग्लूटारिक एसिड से जब हमारा सक्सिनाइल कोएंजाइम में जा रहा होता है तब भी एक CO2 रिलीज होता है और तब भी हमारा एक NADH जो होता है हमें मिलता है। उसके बाद सक्सिनाइल कोएंजाइम से सक्सिनिक एसिड में जाते हैं तो उससे हमारा एक ATP मिलता है हमें, और फिर फ्यूमरेट से जब हमारा मैलिक में जा रहा होता है तो एक FADH2 मिलता है और फ्यूमरेट मैलिक से जब ऑक्सैलिक एसिटिक एसिड जाते हैं तब भी एक हमारा NADH जो होता है वो हमारे को रिलीज होता है। उसके बाद जैसे हमने इसमें देखा था कि जो होता है सक्सिनाइल कोएंजाइम से सक्सिनिक एसिड में जब जा रहा होता है तो इसे हम वो भी कह देते हैं कपल रिएक्शन भी कहते हैं। इसमें GTP का सिंथेसिस होता है जिसमें हमारा ATP भी सिंथेसाइज होता है। इसमें तो तय था।
उसके बाद मतलब टोटल क्राफ्ट साइकिल का अगर देखा जाए तो टोटली हमारे 3 NADH जो होते हैं वो हमें मिलते हैं, और एक ATP मिलता है और एक FADH2 मिलता है ना। उसके बाद फिर आता है हमारा ETH, जिसे होता है ना माइटोकॉन्ड्रियल मैट्रिक्स में होता है। और इसमें बेसिकली क्या होता है कि जैसे इसमें क्या होता है कि 5 कॉम्प्लेक्सेस होते हैं। कॉम्प्लेक्स 1 होता है NADH डिहाइड्रोजनेस कॉम्प्लेक्स होता है। फिर दूसरा वाला कॉम्प्लेक्स होता है सक्सिनेट डिहाइड्रोजनेस, और जिसे हम FADH वाला भी डिहाइड्रोजनेस कॉम्प्लेक्स कहते हैं, ये होता है कॉम्प्लेक्स सेकेंड। थर्ड होता है साइटोक्रोमो BC1, और चौथा होता है साइटोक्रोमो C1A3, और फिर होता है हमारा ATP सिंथेसिस। ATP सिंथेसिस में हमारे F0 F1 आ जाता है। F0 जो होता है वो मेम्ब्रेन में होता है, और F1 जो होता है वो बाहर की तरफ होता है। तो इसमें क्या होता है कि सबसे पहले हमारा जो ETS वाला सिस्टम होता है उसमें सबसे पहले हमारा कॉम्प्लेक्स 1 आता है, फिर कॉम्प्लेक्स 3 आता है, फिर कॉम्प्लेक्स सेकेंड, फोर्थ और फिफ्थ आता है। तो इसमें जैसे हमारे इलेक्ट्रॉन्स होते हैं, जैसे NADH प्लस H2 से हमारे को टोटल 4 H प्लस निकलते हैं, और वो हमारे इंटर मेम्ब्रेन जो होती है माइटोकॉन्ड्रिया उसमें चले जाते हैं। ऐसे हमारे FADH से जाते हैं। और फिर हमारा जो होता है चौथा वाला जो कॉम्प्लेक्स होता है उसमें भी हमारा वाटर का ऑक्सीडेशन होता है, हाइड्रोजन का ऑक्सीडेशन होता है, जिससे हमारा वाटर बनता है। और ये एक ऐसा स्टेप होता है जिसमें ऑक्सीजन की जरूरत पड़ती है, और यहाँ से भी हमारे को 2 H प्लस होते हैं वो मिलते हैं। और फिर ये सारे जो H प्लस होते हैं, क्योंकि इनका वापस से कंसेंट्रेशन ग्रेडियंट बन गया है, क्योंकि H प्लस की कंसेंट्रेशन बहुत ज़्यादा हो गई है, तो ATP सिंथेस के मदद से जब ये पास ऑन होते हैं तो ATP में कन्वर्ट हो जाते हैं। ऐसे करते करते हमारे सारे जो जितने भी हमारे ग्लाइकोलाइसिस में, एरोबिक साइकिल में या क्राफ्ट साइकिल में, इन सारे साइकिल में जितने भी NADH और हमारे FADH2 मिले हैं उनको यूज किया जाता है, और यहाँ से हमारे ATP जो होते हैं वो जनरेट होते हैं। उसके बाद जैसे हमने देखा था टोटल हमारे पास 38 ATP, 36 to 38 ATPs मिल जाते हैं हमारे को। और उसके बाद फिर हमने देखा था कि जो हमारा रेस्पिरेशन होता है ये हमारा एम्फिबोलिक पार्ट पे होता है, यानी इसमें कैटाबॉलिज्म भी होता है और एनाबॉलिज्म भी होता है। अब आप बोलोगे कि इसमें कैटाबॉलिज्म तो हो रहा है, तो एनाबॉलिज्म कहाँ होता है? एनाबॉलिज्म होता है कि अगर हम इसकी पूरी शीट बनाए तो उसमें देखते हैं कि फैट जो होता है वो फैटी एसिड और कोलेस्ट्रॉल में टूटता है। ये हमारा पायरुविक एसिड में भी एंटर कर जाता है और एसिटाइल कोलिन में भी एंटर करता है। प्रोटीन भी टूटता है, वो भी हमारे पायरुविक एसिड और एसिटाइल कोलिन में दोनों में टूटते हैं। और उसके बाद जैसे हमने देखा था रेस्पिरेटरी क्वेश्चन, तो रेस्पिरेटरी क्वेश्चन जो होता है वो होता है वॉल्यूम ऑफ CO2 इवॉल्व्ड अपॉन में वॉल्यूम ऑफ फूड टू कंज्यूम। कार्ब्स के लिए, कार्बोहाइड्रेट के लिए 1 के बराबर होता है, एसिड फैटी एसिड्स के लिए 1 से कम होता है, जैसे कि ट्राइपालमेटिन दे रखा है उसका 0.7 है, ग्लूकोज का 1 होता है रेस्पिरेटरी क्वेश्चन। और इसमें लास्ट में ये बोला हुआ है कि जो रेस्पिरेटरी सब्सट्रेट होता है उसमें कभी भी हम प्योर प्रोटीन या प्योर फैट्स को नहीं लेते हैं। थैंक यू।